नमो नमः। सभी का स्वागत है संस्कृत गुरुजी चैनल पर। हम विसर्ग संधि पढ़ रहे थे। विसर्ग के हमने दो नियम पढ़ लिए, सत्व और उत्तव संधि। दो पहले के पार्ट में देख लिए, अब दो बचे हुए हम अभी के पार्ट में देखेंगे। और जो 10th का सिलेबस है हमारा, उसको हम कवर कर रहे हैं पहले। तो 40% कटौती के बाद ये पार्ट बचे हैं, इनको हम देख रहे हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं ऋतु संधि की। ऋतु में क्या होगा कि विसर्ग के स्थान पर र होगा, चेंज क्या होगा, र। पर वो कब होगा? विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई स्वर हो, या आ नहीं होना चाहिए। बाद में कोई स्वर हो, वर्ग का 3 4 5 वर्ण, या फिर यह वर्ण है, इनमें से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर हम र कर देंगे। क्या कर देंगे? र। जैसे वायु प्लस वाती। यहां पर देखो, विसर्ग से पहले उ है, विसर्ग के बाद व है, मतलब इनमें से कोई वर्ण मिल रहा है। और ये उ आ के अलावा है, तो विसर्ग के हम स्थान पर क्या करेंगे? र मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वायुर। र आधा है, आगे कोई स्वर नहीं है, तो वह के ऊपर चला जाएगा, वायुर्वाती। जैसे धेनु प्लस गच्छति, धेनु प्लस गच्छति। अब यहां पर देखो, विसर्ग से पहले उ, बाद में वर्ग का तीसरा वर्ण है, क वर्ग का तीसरा वर्ण, क ख ग। तो यहां पर हम र करेंगे और बनेगा क्या हमारा? धेनुर गच्छति, धेनुर गच्छति। ऐसे ही हम स्वर ले सकते हैं पीछे, जैसे हरि, हरि ही प्लस एति, हरि ही प्लस एति। अब यहां पर देखो, विसर्ग से पहले ई स्वर है, आ के अलावा स्वर है, बाद में क्या है? ए। तो यहां पर हम र करेंगे, र आधा होता है, तो हरि। अब र आधा है, आगे ए स्वर है, तो इस र में ये मिल जाएगा, रे और ती। क्या बना? हरि रेती। अर्थात कहने का मतलब यह है कि विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई स्वर होना चाहिए, बाद में कोई सा भी स्वर हो, या फिर इनमें से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे? र कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसको अगर समझ लोगे तो उदाहरण कोई सा भी हो, आसानी से हो जाएगा। अब इसका ही हम दूसरा नियम लेते हैं ऋतु का। इसको आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका देखो, सेकंड नियम क्या है? बहुत छोटा सा नियम है सेकंड। तो उसमें क्या होगा कि जो अव्यय है, अव्यय पद और ऋकारांत, ऋकारांत संबोधन, ऋकारांत संबोधन जो शब्द है, उनमें बाद में स्वर अ भी आ सकता है। क्या आ सकता है? अ भी आ सकता है। और अ के अलावा बाकी तो कोई सा भी आए, लेकिन अभी मैंने पिछले नियम में बताया था अ या आ को छोड़कर आना चाहिए। यहां पर मैं शब्द ले रहा हूं, स्वर ले रहा हूं अ। क्यों? क्योंकि अव्यय और ऋकारांत ही शब्द ले रहा हूं। यदि अव्यय है या फिर ऋकारांत, जैसे पितृ शब्द हुआ, मातृ शब्द हुआ, तब ही हम अ यहां पर स्वीकार करेंगे। अ अगर यहां पर है इनका, अव्यय और ऋकारांत संबोधन का, और बाद में यही वर्ण है, तो विसर्ग के स्थान पर हम र कर सकते हैं। देखो, जैसे पित्त है, संबोधन शब्द है पित्त, वंदे। अब यहां पर देखो, विसर्ग से पहले क्या है? अ स्वर, बाद में इनमें से व मिल गया, तो विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर देंगे? र कर देंगे। पितर, व के ऊपर जाएगा र, और पितर वंदे। ऐसे ही माता है वंदे।
यहाँ पर भी मातर वंदे बन जाएगा। जैसे पिता है प्लस इच्छा, पिता है प्लस इच्छा, विसर्ग से पहले क्या है ए और बाद में ई, तो यहां पर हम ऐसो र कर देंगे, क्या बनेगा पित र में ईश्वर मिलेगा आगे का तो री हो जाएगा और इच्छा, पितर इच्छा, ऐसे ही मातर इच्छा। ये हम ऋतु संधि ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह से ऋतु हमारी समाप्त हुई। इसके जो भी उदाहरण है बुक में से हम देखेंगे, आप सब उसमें ट्राई करना। अगर आपको शब्द मिलते हैं तो उनमें संधि विच्छेद करने की कोशिश करना। तो इनको अच्छे से देख लोगे एक बार तो आराम से आपके संधि विच्छेद और संधि सही हो जाएगी। इसके बाद अपनी लास्ट बची है विसर्ग लोप संधि। चौथी विसर्ग लोप संधि बची हुई है। तो विसर्ग लोप कहाँ करेंगे? विसर्ग लोप का मतलब होता है विसर्ग हटना। तो विसर्ग लोप कहाँ करेंगे? पहले आ आए, विसर्ग से पहले आ आए और बाद में कोई स्वर वर्ग का 3 4 5 वर्ण या फिर यह वरल है ये आ जाए। चौथी का नाम क्या है अपना? विसर्ग लोप संधि। ठीक है, तो ये से आने पर विसर्ग से पहले आ स्वर आना चाहिए, सिर्फ ए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आ, और बाद में इनमें से कोई वर्ण मिलता है तो इस विसर्ग का हम लोप कर देते हैं। लोप का मतलब गायब, हटा देते हैं। जैसे बालाहा प्लस अत्र, बालाहा प्लस अत्र। अब देखो विसर्ग से पहले आ है, बाद में कोई स्वर है, तो इस विसर्ग को हम हटाकर लिख देंगे बाला अत्र। जैसे कृष्णाहा, कृष्णाहा गच्छति। यहाँ पर वही देखो, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो हम यहाँ लिख देंगे कृष्णा गच्छति। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा विसर्ग लोप है आ वाला, विसर्ग से पहले यदि आ मिलता है और बाद में ये सब मिलते हैं तो विसर्ग का हम लोप कर। इसका ही हम सेकंड नियम लेते हैं। सेकंड नियम होगा हमारे पास यहाँ पर ए, भाई हमने आ ले लिया है, अब ए स्वर ले रहे हैं, लेकिन पीछे के क्या है ये हट जाएंगे, है ना। विसर्ग से पहले ए हो और बाद में कोई स्वर नहीं, ए के अलावा कोई स्वर, ए के अलावा कोई स्वर होना चाहिए। विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई स्वर होना चाहिए। अगर ए के अलावा कोई स्वर नहीं रहेगा, ए ही अभी आ जाएगा यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर विसर्ग लोप नहीं होगा। यहाँ पर उत्व जो संधि है वो होगी, क्योंकि मैंने वहां बताया था विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद भी ए हो, तो दोनों के स्थान पर ओ करेंगे और ए के स्थान पर अवग्रह करते हैं। ये मैंने उस संधि में बताया है। इसलिए यहाँ पर ए के अलावा कोई स्वर होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर लोप करेंगे। जैसे सह प्लस इति। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले ए स्वर है, बाद में कोई ए के अलावा कोई स्वर है, तो इस विसर्ग को हम हटा देंगे और सह इति। जैसे राम है आगच्छति, राम है आगच्छति। अब यहाँ पर विसर्ग के पहले ए है, बाद में ए के अलावा कोई स्वर है, तो राम आगच्छति। जैसे अतः प्लस एव, अतः
आता है प्लस एव। यहाँ पर देखो विसर्ग से पहले ए है, बाद में ए के अलावा कोई स्वर है तो विसर्ग का हम लोप करेंगे। क्या होगा? अत एव। इस तरह से हमारी जो विसर्ग संधि है वो समाप्त होती है। सारे नियम मैंने यहाँ पर शॉर्ट रूप में अच्छे से बता दिए हैं, समझाकर फॉर्मेट यहाँ पर मैंने सभी का बना दिया है। आपको सभी को अच्छे से लिखना है पहले, और लिख करके फिर उसको देखना है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें उनका सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ तक जो देखा है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपना जो अगला टॉपिक रहेगा समास का, अव्ययभाव समास बचा हुआ है अपने उस सिलेबस में, तो अव्ययभाव को हम देखेंगे। तब तक इन वीडियो को सबको अच्छे से देखो, ताकि आपको अच्छे से ज्ञान मिल सके, या फिर जो आपने एग्जाम की दृष्टि से जो टॉपिक है उनको कवर कर सको। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।